ना हार होनी चाहिए ना थकान होनी चाहिए, ना हार होनी चाहिए ना थकान होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो तो केवल जीत होनी चाहिए। इतना शिद्दत दिल से मेहनत करो मेरे साथियों कि हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को संगम संग्राम एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। क्या आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना स्किप किए हुए यह वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें एक ही वीडियो में पाटलिपुत्र वैभवम क्लास 10th का महाप्रलय करेंगे, जो दूसरा अध्याय है। तो आइए हम लोग एक एक करके इसे स्टडी करते हैं और आप सभी को 10th हल्का बैच में हार्दिक स्वागत। चलिए आइए, आज जो मेरा लेक्चर है इस बात पे है कि पाटलिपुत्र वैभवम। आइए, ये रह गया अपने का पाटलिपुत्र वैभवम बारे में। देखिए, ये है पाटलिपुत्र वैभवम। तो समझिए हम लोग अब ये पाटलिपुत्र वैभवम का अर्थ क्या होते हैं। पाटलिपुत्र माने होते हैं पटना और वैभव माने पराक्रम। तो हुए पटना का पराक्रम। क्या हुए मेरे साथियों? पटना का पराक्रम। तो आइए आज इस लेक्चर में समझेंगे कि पटना का पराक्रम क्या है, पटना का हिस्ट्री देखेंगे। बिना टाइम कमाए हुए जोश और जुनून के साथ आ जाएंगे, तब मानेंगे कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, यहां से हम लोग पढ़ना अब स्टार्ट करते हैं और इसमें जो लिखे गए हैं उस बातों को हम लोग पढ़ते हैं, एक एक कर को देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे होंगे पाटलिपुत्र वैभवम में, और यहाँ जो है ये गोल घर की निशानी है। आप लोग जो पटना में गए होंगे तो गोल घर देखे होंगे। इस गोल घर को क्यों बनाया गया था? तो गोल घर को जो बनाया गया था अनाज रखने के लिए बनाया गया था। अनाज रखने के लिए गोल घर को बनाए गए थे। पटना का क्या प्रसिद्ध है? तो कहना है गोल घर प्रसिद्ध है। और ये जो देख रहे हैं इस तरह का ये सीढ़ियां है जिससे चढ़े जाते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयत। पुनः समझिए, पढ़ने आना चाहिए संस्कृत। यदि आप जीरो हैं फिर भी हीरो बना देंगे। आप जोश से आइए तो सही। कह रहा है क्या? प्यार से पढ़िए। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयत। इसका अर्थ हुआ कि बिहार राज्यस्य यानी बिहार राज्य का राजधानी नगरम यानी जो राजधानी नगर शहर है, राजधानी जो शहर है, नगर माने शहर हुआ, पाटलिपुत्रम जो पटना है, सर्वेषु सर्वेषु माने सभी, कालेषु कालेषु माने समयों में, महत्वधारयत अर्थात महान रूप धारण किया हुआ रहा है। तो बताइए इससे जो प्रश्न आएंगे क्या आएंगे? देखिए, तो प्रश्न आएंगे कि कौन सभी समय में महान रूप धारण किया हुआ रहा है। कौन सभी समय में जो है महान रूप धारण किया हुआ रहा है, बता दीजिए कौन है? आंसर क्या दीजिएगा? पटना। क्या दीजिएगा? पटना। बताइए कौन जो है सभी समयों में महान रूप धारण किया हुआ रहा? तो पटना रहा है। अगले प्रश्न किया जा रहा है और बोला जा रहा है, ये देखिए हम लोग प्यार से, कह रहा है अस्य इतिहास सार्ध सहस्त्र 2 वर्ष परमिति वर्तते। देखिए, पढ़ना आना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। आप लोग को क्या करने आना चाहिए? तो पढ़ने आना चाहिए। इसको हम लोग का पढ़ने आना चाहिए। मेन मायने है कि पढ़ने आया या नहीं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है अस्य इतिहास सार्ध सहर्ष 2 वर्ष परमिति वर्तते। इसका अर्थ हुआ अस्य मने इसका, अस्य मने इसका, इतिहास, इतिहास यानी पटना का इतिहास, सार्ध मने आधा, सार्ध मने आधा, सहस्त्र मने हजार होते हैं। सहस्त्र मने कितने होते हैं? हजार होते हैं। 2 वर्ष, 2 मने 2000 और आधा अर्थात आधा हजार,
अर्थात 2500 वर्ष परिमिति वर्तते। इसका अर्थ हुआ सार्ध माने आधा, सहस्त्र माने 1000 होते हैं, और दुबा तो दो सहस्त्र माने 2000 हो गए, और आधा तो 2500 वर्ष परिमिति वर्तते, यानी वर्षों का है। तो आइए, यदि अब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि बताइए पटना का जो इतिहास है, पटना का जो इतिहास है वो वह कितना वर्षों का प्राचीन, बोलिए पटना का जो इतिहास है वो वह कितना वर्षों का प्राचीन है? तो आप लोग जवाब क्या दीजिएगा, बताइए पटना का इतिहास कितना वर्षों का प्राचीन है मेरे प्यारे साथियों? तो जो पटना का इतिहास है यहां से बोला जा रहा है कि 2500 वर्षों का प्राचीन है। आइए, यहां बोला जा रहा है कि पटना का इतिहास 2500 वर्षों का प्राचीन है, यानी पूछे जाएंगे कि कितना का इतिहास है पटना का, तो याद रखना है कि जो पटना है, पटना का इतिहास कितना वर्षों का प्राचीन है? तो बोलना है सर 2500 वर्षों का प्राचीन है। कितने वर्षों का प्राचीन है मेरे प्यारे? तो कहना है 2500 वर्षों का प्राचीन है। देखिए पटना का इतिहास कितना वर्षों का प्राचीन है? 2500। कह रहा आगे देखिए, हम लोग कह रहा है क्या, अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यानकर्षणम। इसका अर्थ क्या हुआ जैसे समझिए, यहाँ बताया जाए अत्र मने यहाँ, अत्र मने यहाँ, धार्मिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र मने धर्म के दृष्टि से या धर्म के दृष्टि में, राजनीतिक क्षेत्र मतलब वही राजनीतिक जिसको नेता कहते, नेता नहीं नेता, सॉरी ऐसी अरबिना से बोला गया है, इस बात को दुख मत लीजिएगा। तो राजनीतिक क्षेत्र माने वही होते हैं नेताजी, नेता के दृष्टि से, उद्योग क्षेत्र माने कल कारखाने के दृष्टि से माने, और चा माने और विशेष ध्यानकर्षणम, ये समन के दृष्टि से जो है विशेष रूप से देखने लायक है, विशेष रूप से ध्यानकर्षणम। तो बताइए पूछा जाए यदि आपसे कि पटना किन किन क्षेत्रों में विशेष रूप से ध्यानकर्षणम है, तो कहना है धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में। कंप्लीट है। इसकी बात लिख रहा है, वैदेशिका यात्रिन मेघास्थनिज फायान हुएन सांग एते संग प्रवृत्ता पाटलिपुत्रस्य वर्णम स्व स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्र। देखिए इसको पढ़ने आना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, आपको भारी नहीं है, बस केवल प्यार से पढ़िए। तो पढ़ेंगे कैसे, देखिए कह रहा है क्या, वैदेशिका यात्रिन मेघास्थनिज फायान हुएन सांग एते संग प्रवृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णम स्व स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रो। इसका अर्थ हुआ आत्रमन वैदेशिक यात्री, वैदेशिक यात्री मतलब हुआ जो विदेश के से आए थे। कहां से आए थे? विदेश से। कौन कौन लोग आए थे? तो कह रहा है वैदेशिक यात्री था मेगास्थनीज। कौन थे? मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इतिसांग इत्यादि लोग। पाटलिपुत्र से माने तो शाम के 6 बजे से, षष्ठी विभक्ति है, शाम के 6 बजे से क्या छत पर चढ़ के देखना है बगल वाली को? नहीं, स्या के शाम के 6 बजे में षष्ठी विभक्ति है। तो कहना है क्या कि स्या तो शाम के 6 बजे से षष्ठी विभक्ति है। तो पाटलिपुत्र से माने पटना का, वर्णन माने वर्णन, स्व स्व माने अपने अपने, संस्मरणे ग्रंथेषु माने अपने द्वारा लिखित ग्रंथों में वर्णन किए हैं। कंप्लीट है। तो आइए प्रश्न यदि पूछेगा कि बताइए पटना में जो था, पटना में कौन कौन लोग आए थे, विदेशी यात्री का नाम बोलिए। तो यहां से कहना है कि जो पटना में विदेशी यात्री आए थे उनका नाम है मेगास्थनीज। क्या नाम है? मेगास्थनीज नाम है, फाहियान नाम है, फाहियान नाम है, हुएनसांग है, एतसांग है, इत्यादि लोग जो थे पटना में आए थे। कौन कौन आए थे बाबू? तो मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, एतेसांग। और इन लोगों आकर जो है पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किए हैं। कंप्लीट है। तो बोलिए पूछेगा विदेशी यात्री कौन कौन आए थे पटना में, तो कहना है मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, एतेसांग। अगर 2 नंबर में आते हैं तो
आइए, इसके बाद कहा जा रहा है क्या, पाठे अस्मिन, पाठे अस्मिन माने इस पाठ में, पाटलिपुत्र वैभवम अस्य सामान्य परिचय वर्तते, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि इस पाठ में पाटलिपुत्र के बारे में सामान्य रूप से परिचय दिया गया है। क्या करा है, पाठे अस्मिन माने इस पाठ में, पाटलिपुत्र से माने पाटलिपुत्र का, सामान्य माने सामान्य, परिचयो वर्तते माने परिचय दिया जा रहा है। तो ये जो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ है, देखिए आप लोग के बीच कौन से पाठ हैं, तो पाटलिपुत्र वैभवम जो पाठ है इसमें किसके बारे में सामान्य रूप से परिचय दिया गया है, तो कहना है पटना के बारे में सामान्य रूप से परिचय दिया गया है। कंप्लीट है। तो बताइए, इसको पुनः एक बार पढ़ रहा है, आप लोग भी प्यार से पढ़िएगा, पढ़िए मेरे साथ साथ तो पढ़ने आ जाएगा। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयत्, अस्य इतिहासः सार्ध सहस्र वर्ष परमिति वर्तते, अत्र धार्मिक क्षेत्रे राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेष ध्यान कर्षणम। इसका अर्थ हुआ बिहार राज्य की राजधानी पटना है, जो सभी समयों में महान रूप धारण किया हुआ रहा है। बोलिए, प्रश्न पूछेंगे, बिहार राज्य की राजधानी कहाँ, पटना है। सभी समयों में कौन महान रूप धारण किया हुआ रहा है, पटना रहा है। एक प्रश्न बहुत ही फेमस है कि पटना का इतिहास कितना वर्षों का प्राचीन है, तो याद रखना है, बोलना है कि पटना का इतिहास 2500 वर्षों का प्राचीन है। वैदेशिक यात्रे मेगास्थनीज फायान हुएन संगीते संग प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णम सुबह सुबह संस्मरणे ग्रंथेषु चक्र। इसका अर्थ हुआ विदेशी यात्री आए थे, मेगास्थनीज थे, फायान थे, हुएन सॉन्ग थे, इति सॉन्ग थे, जो पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किए हैं। पाठे अस्मिन पाटलिपुत्रस्य वैभवम वैभवस्य सामान्य परिचय वर्तते, अर्थात इस पाठ में जो है पाटलिपुत्र के बारे में सामान्य रूप से परिचय दिया गया है। तो बताओ, एक गोल घर है, ये जो फिगर देख रहे हैं क्या है, गोल घर है, और ये जो देख रहे हैं ये सब सीढ़ियां हैं जिससे इसके ऊपर चढ़े जाते हैं। ये गोल घर को अनाज रखने के लिए बनाए गए थे। क्या रखने के लिए, अनाज रखने के लिए बनाए गए थे। चलिए प्रश्न आएगा कि पटना का प्रसिद्ध क्या है, बता दीजिए। प्रश्न क्या आएंगे कि पटना का प्रसिद्ध क्या है, तो बताइए, जो पटना का प्रसिद्ध है उसका नाम क्या है बाबू। तो देखिए सर, जो पटना का प्रसिद्ध है, पटना में क्या प्रसिद्ध है, तो बोल दीजिए क्या प्रसिद्ध है। तो पटना का जो प्रसिद्ध है उसका नाम है गोल घर। कौन घर है बाबू, गोल घर। पटना का गोल घर प्रसिद्ध है। एक नंबर का वाक्य बनाने के लिए भी आता है, पाटलिपुत्रम पुत्रस्य गोल गृहम प्रसिद्धम अस्ति, यानी पटना का गोल घर क्या है, प्रसिद्ध है। पूछेगा अच्छा गोल घर को क्यों बनाए गए थे, तो गोल घर को ना अनाज रखने के लिए बनाए गए थे। अनाज क्या रखने के लिए बनाए गए थे, अनाज रखने के लिए बनाए गए थे। इसकी बात पूछेंगे, बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है, पटना। कौन सभी समय में महान रूप धारण किया हुआ रहा, तो पटना। इसका इतिहास, पटना का इतिहास कितना वर्षों का है, बहुत टीटीआई प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। एक प्रश्न बिहार बोर्ड में आएंगे तो आएंगे, कोई रोकेंगे नहीं। याद रखना है कि पटना का इतिहास 2500 वर्षों का प्राचीन है। बोलिए, पटना का इतिहास कितना वर्षों का प्राचीन है, 2500 वर्षों का प्राचीन है। पूछेगा पटना कौन कौन क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान कर्षणम है, तो कहना है धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान कर्षण है। पूछेंगे कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो कहना है पटना के बारे में वर्णन किया गया है। पूछेंगे विदेशी यात्री कौन कौन थे, तो बोलना है मेगास्थनीज फायान हुएन संग इति संग। तो ये रहा इसका फर्स्ट स्लाइड। अब हम लोग चलते हैं सेकंड स्लाइड पे। बोलिए, क्या फर्स्ट स्लाइड आप लोग का समझ में आ गया, आ गया तो एक बार जय हिंद मार दीजिए, लिख दीजिए एक बार जय हिंद, एक बार जय हिंद मार दीजिए। देखिए यहां देखिए, अब जो है आपका दूसरा पेज आ रहा है। और ये जो दूसरा स्लाइड आया,
इसमें हम लोग का क्या क्या पढ़ना है वो समझते हैं। देखिए यहां कह रहा है कि इतिहास से सुना जाता है। किससे सुने जाते हैं? तो इतिहास से सुने जाते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। ये देखिए इसका दूसरा स्लाइड आया और दूसरा में क्या कह रहा है, उस बातों को हम लोग प्यार से समझते हैं। कह रहा है इतिहास सूर्यते, इतिहास सूर्यते, इसका अर्थ हुआ इतिहास से सुने जाते हैं। इतिहास से सूर्यते यत, इतिहास सूर्यते यत। सॉरी बाबू, इससे पहले भी कुछ छूट रहा है जी। तो उससे पहले क्या छूट रहा है जिसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यह ठीक है, अपने जगह पे रहने दीजिए इसे। और ये जो दूसरे पॉइंट था उसमें कुछ पॉइंट इसमें छूट गए हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए इसमें क्या छूटे थे, नीचे वाले बातों को हम लोग नहीं पढ़ पाए। अब आइए इसे आगे पूरा कर लेते हैं। और इसे कहा क्या जा रहा है, जिस बात को समझिए। देखिए क्या पॉइंट दिए हुए हैं। प्राचीनेषु, क्या है? प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्टम पाटले पुत्र उमनुपगम वशिष्ठद्युचित्रम महानगरम बभूव। अर्थात इसका अर्थ समझिए क्या कह रहा है। प्राचीनेषु, प्राचीनेषु माने प्राचीन समयों से, भारतीयेषु यानी प्राचीन भारत से, नगरेष्ठम नगरेश्व वनयंतम, इस नगर के बारे में सुना जाता है। नगरेश्व वनयंतम पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम अनुगंगा वशिष्ठम महानगरम बभूव। इसका अर्थ हुआ कि प्राचीन भारतीय से सुने जाते हैं कि नगर के, नगर जो ये नगर है पाटलिपुत्र नगर है, पाटलिपुत्रम अनुगंगा, अर्थात अनु माने के समीप होते हैं और गंगा माने गंगा, अर्थात गंगा के समीप बसा हुआ एक विचित्र नगर है। कैसा नगर है? विचित्र नगर है, महान नगर है, ऐसा बताया जा रहा है। तो आइए प्रश्न क्या आएंगे कि इतिहास से सुने जाते हैं कि पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो याद रखना है मेरे दोस्तों कि ये जो पटना है वह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है जी? तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। बता दीजिए पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कहा जा रहा तत्दिव से, तत्दिव से दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनिमिताख्य काव्य कथयति। कह रहा है क्या कि दामोदर गुप्त नाम के कवि ने इस नगर अर्थात पटना के बारे में, दामोदर गुप्तो यानी दामोदर गुप्त, नाम मने नाम के, कवि मने कवि ने, कूटनिमिताख्य काव्य, कूटनिमिताख्य काव्य में कहे हैं। क्या कहे हैं? जिस पॉइंट को सीखिए। देखिए ये जो कूटनिमिताख्य काव्य है, यह बिहार बोर्ड में बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं आप लोगों के लिए। और वो प्रश्न क्या आएंगे जिसको हम लोग समझते हैं। तो प्रश्न आते हैं कि कूटनिमिताख्य काव्य के रचनाकार कौन है? कौन काव्य? तो कूटनिमिताख्य, ये बोलिए प्रश्न आएंगे कि कूटनिमिताख्य काव्य के रचनाकार कौन है। तो बताइए कूटनिमिताख्य काव्य के रचनाकार कौन है? तो यहाँ आंसर दे रहा है राज दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त। एक प्रश्न बिहार बोर्ड के लिए टीटीआई है कि कूटनिमिताख्य काव्य के रचनाकार कौन है। तो आंसर मारना है दामोदर गुप्त। याद रखिए, इसे ना याद हो तो ट्रिक से याद रखिएगा। दामोदर गुप्त,
दामोदर गुप्त, दामोदर मतलब समझिए आप लोग जानते हैं कि जब धान को डाला जाता है मशीन में तो चावल बनते हैं, तो कहेंगे डालेंगे, दामोदर गुप्त माने डालेंगे, तो कुटनिमताक यानी कुट्टा कुट्टी होगा। कंप्लीट है, बताइए डालेंगे तो क्या होगा, कूटा कुटी होगा। तो ऐसा याद हो गया ना कि दामोदर गुप्त हो तो डालेंगे तो कुटाएंगे यानी कुटनिमताख्य काव्य। कंप्लीट है। ये बिहार बोर्ड के लिए फेमस प्रश्न है। मानिए कि बिहार बोर्ड का दामाद है, एक ये प्रश्न और दूसरा कि पटना का इतिहास कितना वर्षों का है, तो याद रखना है, बताएं कि पटना का इतिहास 2500 वर्षों का है। ये दो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग करीबन प्रत्येक वर्षों पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट है। तो कह रहा है क्या, उसमें देखिए कि एक कुटनिमताक दामोदर गुप्त नाम का एक कवि है। कौन गुप्त नाम के? दामोदर गुप्त नाम का एक कवि है जो कुटनिमताख्य काव्य में कहे हैं। क्या कहें जो सुनिए, अस्ति महित तिलकम सरस्वते कुलगिरिहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परे भूत पुरंदर स्थानम। देखिए इसको पढ़ना सीखिए मेरे प्यारे साथियों। आपको संस्कृत पढ़ने भी आना चाहिए। यदि आप संस्कृत नहीं जानते हैं तो जीरो से हीरो बनाएंगे, मेरा गारंटी है। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, कह रहा अस्ते महित लतिलकम सरस्वते कुलगिरिहम महानगरम नाम्यना पाटलिपुत्रम परे भूत पुरंदरस्थानम। इसका अर्थ क्या हुआ, ये दामोदर गुप्त नाम के जो कवि थे एक कुटनिमताख्य काव्य में लिखे थे। क्या लिखे थे कि अस्ति मने है, मही मने धरती, तिलकम मने धरती का तिलक। बोले थे कि पटना जो है पृथ्वी के तिलक है। बोलिए पटना पृथ्वी का क्या है, तिलक है। पटना का मिट्टी माथा पर चंदन करने लायक है। और सोचिए कि हम भी वही पटना स्थान से ही आज बिलोंग कर रहे हैं। तो बताइए, अर्थात यह नगर जो पाटलिपुत्र है यह माथा पर चंदन करने लायक है। ऐसा दामोदर गुप्त ने लिखे थे कि अस्ति मही तिलकम यानी मही अर्थात पृथ्वी का तिलक जो है पटना को कहा जाता है, क्योंकि सरस्वती कुलगिरिहम अर्थात एक कह रहा है सरस्वती कुलगिरिहम कहने का अर्थ है कि पटना जो है सरस्वती का कुलगृह है। कुलगृह माने खानदानी घर हुआ। अर्थात पटना को बताया जा रहा है कि सरस्वती का खानदानी क्या है, घर है। महानगरम जो महान नगर नामना इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पाटलिपुत्रम जो पाटलिपुत्र नाम से जाने जाते हैं। परिभूत पुरंदर स्थानम, देखिए पुरुन्द्र माने होता है इंद्र, इंद्रलोक। अर्थात कह रहा है क्या, परिभूत पुरंदर स्थानम मतलब हुआ कि पटना जो है इंद्र के इंद्रलोक से भी सुंदर है। सोच लीजिए, यदि प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि पटना का तुलना कवि किससे किए हैं, तो इंद्र के इंद्रलोक से किए। देखिए यहां से अर्थ को समझ गए। इसको अर्थ क्या हुआ कि पटना जो है पृथ्वी का तिलक है। यहाँ सरस्वती का कुल घर है, खानदानी घर है। जो नगर पाटलिपुत्र नाम से जाना जाता है वो वह इंद्र के इंद्रलोक से भी क्या है, सुंदर है। हाँ ये सही बात है कि सुंदर है, क्योंकि पटना में ही बड़े बड़े विद्वान आए हैं। जैसे आप लोग सोच सकते हैं महर्षि पाणिनि, आर्यभट्ट जो बगल की तारेगना के थे। बताइए भाष्य यहाँ से ही पढ़े हैं। तो पटना को तो विद्वान का नगर कहाँ ही ना जाएगा, और इंद्र के इंद्रलोक से भी सुंदर बताया ही ना जाएगा। तो आइए इन लोग से ऐसे प्रश्न आएंगे। ये फर्स्ट स्लाइड है, और जो हम लोग फर्स्ट स्लाइड पढ़े उससे जो प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को आगे हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए इनसे प्रश्न क्या क्या आएंगे। पहला प्रश्न आएंगे जिनको पर बात करिए, कहेगा किस नगर का वैभव प्राचीन समय से रहा है, कौन हमेशा महान रूप धारण किया हुआ रहा है। सभी कालों में कौन महान रूप धारण किया हुआ रहा है, तो बोलना है पटना। इससे दूसरा जो प्रश्न इसी को उलट को कहे कि पटना सभी कालों में कैसा रूप धारण किया रहा है, तो महान रूप धारण किया हुआ रहा है। अगला प्रश्न आएंगे कि पटना का इतिहास कितना वर्षों का प्राचीन है, बता दीजिए।
तो कहना है सर पटना का इतिहास 2500 वर्षों का क्या है, प्राचीन है। इसके बाद जो प्रश्न आएंगे तीसरा नंबर पे, वो प्रश्न रहेंगे कि पटना में कौन कौन आए थे। तो विदेशी यात्री कौन कौन आए थे, तो कहना है मेगास्थनीज आए थे, मेगास्थनीज आए थे, फाहियान आए थे, हुएनसांग आए थे, एतिसांग आए थे इत्यादि। तो बताइए पटना में कौन कौन विदेशी यात्री आए थे, मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, एतिसांग। मेगास्थनीज यूनान के रहने वाले थे, मेगास्थनीज यूनानी राजदूत थे, यूनानी राजदूत थे। यह कहाँ से आए थे, तो यूनान से आए थे, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग चलते हैं तो अगले प्रश्न आएंगे कि पटना किन किन क्षेत्रों में विशेष रूप से ध्यान आकर्षण है। तो कहना है पटना जो है धार्मिक क्षेत्र से, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान आकर्षण है। अगले प्रश्न आपसे चौथा जो इसके बाद पांचवा प्रश्न पूछे जाएंगे कि बताइए पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो याद रखना है कि गंगा नदी के किनारे। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो उत्तर दिशा में बहती है। किस दिशा में बाबू, उत्तर दिशा में बहती है। कंप्लीट है। इनसे आगे प्रश्न आएंगे कि पृथ्वी का तिलक किसे कहा जाता है। बताइए ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का तिलक किसे कहा जाता है। कहाँ का मिट्टी माथा पर चंदन करने लायक है, तो बताइए कहाँ का है, पटना को कहा जाता है। किस नगर को पृथ्वी का तिलक कहा जाता है बाबू, तो पटना को कहा जाता है। देखिए इन सभी का पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से अपने नाम, क्लास का नाम लिख करके व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। चाहे 9th 10th 11th 12th अथवा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेई है, मेंस है, आईआईटी है या एनडीए है, नीट है, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, सभी क्लासों का बैच चल रहा है। आइए ये पटना का है। अगले प्रश्न आपसे पूछेंगे, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या कहेंगे आपसे, जो है अगले प्रश्न में पूछा जाएगा कि बताइए कूटनिमिताख्य काव्य के रचनाकार कौन है। कूटनिमिताख्य काव्य के रचनाकार कौन है, तो अभी बोले थे दामोदर गुप्त, डालेंगे तब ना, दामोदर गुप्त हैं। कंप्लीट हैं। अगले छठा नंबर प्रश्न था। 7वां नंबर प्रश्न में आएंगे कि सरस्वती का कुल गृह कहाँ है। बताइए कुल गृह किसे कहा जाता है, तो पटना को कहा जाता है। और अगले प्रश्न आपसे आएंगे 8 नंबर का कि इंद्र के इंद्रलोक के भी समान किसे बताया जाता है, किस नगर को कहा जाता है, तो याद रखना है कि पटना को कहा जाता है। कंप्लीट है। तो यहां से आपको आएगा। और 2 नंबर के यदि प्रश्न आते हैं कि दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में क्या कहे थे, तो कहना है कि दामोदर गुप्त ने पटना के विषय में बताए थे। वो कूटनिमिताख्य काव्य में लिखे थे कि पटना पृथ्वी का तिलक है, यहाँ का मिट्टी माथा पर चंदन करने लायक है, सरस्वती का कुल आंगन है जो पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध है, यह इंद्र के इंद्रलोक के से भी अच्छा है, यानी समान है। तो आइए ये हो गए। इसके बाद हम लोग अब पढ़ते हैं। अगले हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया हुआ है। अब आते हैं यहां से, देखिए तो ये जो बातें आए, अभी आप लोग का पाटलिपुत्र के ही बारे में खूब विस्तार से पढ़ना है मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए ये जो नेक्स्ट दिए गए हैं, इस पॉइंट को हम लोग अब समझते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिए गए हैं इतिहास सूर्यते, क्या दिया जा रहा है, इतिहास सूर्यते यते गंगा स्थिरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित है आसित। इसका अर्थ हुआ
कि इतिहास से सुने जाते हैं। कहां से सुने जाते हैं? इतिहास से सूर्यते, मतलब इतिहास से सुने जाते हैं। यत मने यह मने कौन? वही पटना। गंगा तीरे, गंगा के किनारे स्थित है। बुद्ध काले, भगवान बुद्ध के समय इसका नाम पाटलीग्राम स्थित है आसेत। अर्थात इतिहास से सुना जाता है कि भगवान ने बुद्ध के समय, भगवान बुद्ध के समय जो था, बुद्ध के काले, बुद्ध काले माने बुद्ध काल में पटना का जो नाम था पाटलीग्राम था। कौची नाम था जे? पाटलीग्राम। देखिए यह ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आते हैं कि भगवान ने बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था, तो बोलना है पाटलीग्राम नाम था। क्या नाम था? पाटलीग्राम। यत्र च भगवान बुद्ध बहुत कृतवः समागतः। इसका अर्थ हुआ यत्र मने यहाँ, च मने और, भगवान। कह रहा है कि इतिहास से सुने जाते हैं कि जब भगवान बुद्ध थे तो उस समय पटना का नाम पाटलीग्राम था। कौन ग्राम था नाम? पाटलीग्राम। यत्र मने यहाँ और, च मने और, यत्र मने यहाँ, भगवान मने भगवान बुद्ध, बुद्ध जो थे बहुकृतवः मने हुआ बहुत बार, अनेकों बार, समागतः मने यहाँ आए थे। तो देखिए पटना में कौन बहुत बार आए थे? बोलिए, पटना में जो थे बहुत बार कौन आए थे? तो बहुत बार आने वाले व्यक्ति का नाम है भगवान बुद्ध। कौन आए थे? भगवान बुद्ध आए थे। देखिए ये भगवान बुद्ध जो थे, जब ये भिक्षुक मांगने गए थे अपने स्थान पे, तो एक बच्चा ने खुश होकर के, उसके पास मट्टी था तो मट्टी ही ढाले थे कुंडल में। तो इन्होंने कहे थे भगवान बुद्ध ने कि हमें मरने की बाद 100 साल बाद यही बच्चा, उनके शिष्य से पूछा कि आप मुस्कुरा रहे हैं मट्टी देने के बाद भी, तो कहें कि नहीं तुम जान रहे हो मेरे मरने के बाद 100 वर्ष के बाद यही बच्चा अशोक सम्राट के नाम से पटना में जन्म लेगा, पटना में निवास करेगा, यानी अशोक सम्राट के नाम से जाने जाएगा। कंप्लीट है। तो आइए, भगवान बुद्ध यहाँ बहुत बार आए थे। तेन कथित मासित यत्र ग्रामोऽयं महानगरम भविष्यते किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वक्रांतः भविष्यते। इसका अर्थ क्या हुआ? जो देखिए कहा जा रहा है कि भगवान बुद्ध यहाँ बहुत बार आए थे और बताए थे। क्या बताए थे? सुनिए कि तेन कथिष्याति मन, वह कहे थे, यद मने यह, ग्राम मने गांव, महानगरम भविष्यति, आने वाला समय में महानगर ने विकसित हो जाएगा, किंतु कलहस्य मतलब कलह से, किससे? कलह से, अग्निदाहस्य मने आग से, जलपुरस्य मतलब पानी से, च भयात मने बहुत सारे, सर्व क्रांति भविष्यंति, यानी कहे थे कि भगवान ने बुद्ध ने बताए थे। देखिए ध्यान से, जो भगवान ने बुद्ध थे ये पटना के बारे में भविष्यवाणी किए थे कि यह नगर आने वाला समय में महानगर ने विकसित हो जाएंगे, किंतु कलह से, आग से एवं पानी से हमेशा तबाह रहेगा। हमेशा क्या रहेगा? तबाह रहेगा। देखिए इससे जो है आपका प्रश्न आते हैं कि 2 नंबर का फिक्स प्रश्न है कि भगवान ने बुद्ध ने पटना के विषय में क्या कहे थे। तो बताइए आप क्या कहिएगा? तो कहेंगे कि भगवान ने बुद्ध ने पटना के विषय में बताए। भगवान, प्रश्न आते हैं कि भगवान ने बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहे थे, क्या भविष्यवाणी किए थे। तो कहना है भगवान ने बुद्ध ने पटना के बारे में यह भविष्यवाणी किए थे कि यह नगर आने वाला समय में महानगर ने विकसित हो जाएगा, किंतु कलह, आग और पानी से तबाह रहेगा। देखिए सच्चाई बात है। कलह है पटना में, देखिएगा तो छोटे छोटे सामान के लिए 2, 4, 5 हजार रुपया यहाँ आइए तो पता चलेगा, निकलिएगा, वो आपको टेम्पू पे है तो वो ऑटो पे है तो उसको ले जाके गोली मार देता है। यानी कलह, लड़ाई झगड़ा की कमी नहीं रहेगा। अग्निदाहस्य, पटना का ये नीति है कि रोज रोज एक फैक्ट्री कन्हू न कन्हू जो होता है उसमें आग लगना ही लगना है। जलपुरस्य, और जब गंगा मैया पटना में आते हैं ना यहाँ पे, तो सभी को घर में नाव चला देते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि पटना का आकृति ही ऐसा है, धंसा हुआ गुलाब फूल की तरह। तो यही बताए थे। तो कंप्लीट है। आगे कह रहा है कलांतरेन, कुछ काल के बाद,
पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथयते। इसका अर्थ हुआ कलांतरेन पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथयति, अर्थात कलांतरेन माने कालो कुछ काल के द्वारा ही पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र मिति कहलाने लगा। बोलिए, काल के अंत कलांतरेन माने काल में परिवर्तन के कारण पटना ही क्या कहने लगा, पाटलीग्राम से नाम क्या पड़ा। याद रखना है कि पाटलीग्राम से जो है पटना का नाम पड़ा पाटलिपुत्र मिति। आगे कह रहा चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्ट सिद्धिति यूनान राजदूतः मेगास्थनीजी स्व संस्मरणेषु निरूपयते। इसका अर्थ हम लोग समझते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, कौन थे। यहां से अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। आप लोग का एक ही ध्यान दीजिए, एकदम दिमाग में ठोक देंगे, यहां से याद करा देंगे, आपको ध्यान देना है। देखिए क्या बताया गया था, उस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। देखिए जी, बोला जा रहा है तेन तेन कथी यति, वो कहे, वो भगवान तो बुद्ध कहते हैं। यहाँ देखिए, चंद्रगुप्तस्य माने चंद्रगुप्त जो थे, मौर्यस्य माने चंद्रगुप्त मौर्य के, काले माने समय में, अस्य नगरस्य इस नगर का, शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट यूनानी राजदूत मेगास्थनीजी स्व संस्मरणेषु निरूपयति। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय, काले माने समय में, इस नगर का अर्थात पटना नगर का शोभा और रक्षा व्यवस्था जो था अति उत्कृष्ट था। ऐसा यूनान के राजदूत कौन बोले थे, तो मेगास्थनीज बोले थे। कंप्लीट है। आइए यहां से प्रश्न आएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो था, मौर्य के समय पटना की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो कहना है अति उत्कृष्ट था। अति उत्कृष्ट माने बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा था। पाटले चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर का रक्षा व्यवस्था कैसा था, तो अति उत्कृष्ट था। कंप्लीट है। इनकी बात समझिए, कहा जा रहा है क्या, यूनान राजदूत, ऐसा यूनान के राजदूत एक मेगास्थनीज थे जो कहे थे। ये चलते यहां से प्रश्न भी आते हैं कि यूनानी राजदूत कौन थे। याद रखे, तो यूनानी राजदूत थे जिनका नाम है मेगास्थनीज। क्या नाम है भाई, तो मेगास्थनीज। बताइए, प्रश्न आएंगे कि यूनानी राजदूत कौन थे, तो मेगास्थनीज थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसा था, तो कहना अति उत्कृष्ट था। पता है, ये जो मेगास्थनीज थे यूनान से आए थे। कहां से आए थे, यूनान से आए थे, उनको भेजा गया था। और यह जो थे अपने ग्रंथों में पटना के बारे में इतना अच्छा से लिखे थे कि आप सोच नहीं सकते हैं। और यह जब ले गए, और यूनान का जो राजा था उसका नाम था सेल्यूक्स। क्या नाम था, देखिए, सेल्यूक्स। सेल्यूक्स के जब जा करके दिए यूनान के राजा सेल्यूक्स, जिसकी पुत्री का नाम था राजकुमारी। ये जो इनके पुत्री का नाम था राजकुमारी कॉर्नेलिया हेलेना, यानी हेलना बोला जाता है, या इसी को हेलना बोला जाता है, या हेलनस बोलते थे। तो देखिए क्या कह रहा है, ये जो मेगास्थनीज थे ना, आप सोच सकते हैं मेगास्थनीज यूनान से आए थे। और जब चंद्रगुप्त मौर्य वहां के राजा थे पटना को, तो पराक्रमी राजा थे। तो ये क्या किए थे कि ये लिख करके ले गए, और वहां जो यूनान का राजा था उसका नाम है सेल्यूक्स, उसकी पुत्री थी, उसका नाम था राजकुमारी कॉर्लिनिया हेलना, या हेलनस बोला जाता है। इस ये जो थी, अब वो कहा कि कैसा है, तो पूरा पसंद कर लिए थे। तो ये जो थे सेल्यूक्स जो था अपनी पुत्री
कौरलिनिया हेलना को जो है इनसे शादी करवा देता है। तो चंद्रगुप्त का जो 3 शादी किए थे और चंद्रगुप्त का दूसरी जो पत्नी हुई यही सेल्यूक्स का राजकुमारी कौरलिनिया हेलना थी। कंप्लीट है। सोचिए आए और यहाँ से जो है मेहमान को प्रसन्न करके चले गए थे, तो क्या करिएगा, बिहार है ना, बिहारी होता ही है अखड़ वाले। बिहारी में देख लीजिए दशरथ मान जी थे, अपने प्यार के चलते पहाड़े के तोड़ दिए, सोच लीजिए। तो बिहारी में दम होता है, क्या कीजिएगा, है ना। आप लोग जोश और जुनून के साथ देखिए बाबू, यह वीडियो आपको लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए, तो ये हुआ था। हाँ, आप याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य के 3 शादी हुआ था। एक पत्नी का हम नाम तो बोल दिए, राजकुमारी कौरलिनिया हेलना, और दूसरी पत्नी और पहली पत्नी और तीसरी पत्नी है दूसरी पत्नी थी, उनका नाम आप लोग कमेंट में लिखिएगा। कंप्लीट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, आइए इसके बाद क्या है जो देखते हैं। इसके बाद बताया जा रहा है क्या, अस्य नगरस्य वैभव प्रिय शोक समय सुतराम समृद्धम। और कह रहा है क्या, ये जो पटना है इस नगर का वैभव प्रिय शोक के समय सुतराम समृद्धम था। सुतराम समृद्धम माने चढ़ बढ़कर था। कैसा था, चढ़ बढ़कर था। कंप्लीट है। यानी जब पटना का राजा अशोक सम्राट बने थे, देखिए अगर पूछे चंद्रगुप्त मौर्य के समय, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसका रक्षा व्यवस्था जो था अति उत्कृष्ट था, अति उत्कृष्ट था। अगर पूछेगा कि बताइए राजा अशोक के समय यानी अशोक सम्राट के समय इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसा था, तो कहना है सुतराम समृद्धम था। सुतराम समृद्धम मतलब सुखी संपन्न था और अच्छा से विकसित कर रहा था। क्योंकि पता है ये जो अशोक सम्राट राजा है ना, ये अपने राज्य सिंहासन के लिए 99 भाइयों को सर काट कर, धड़ल्ले से तलवार से सर काट करके और एक कुआं में डाल दिए थे, जिन्हें नरक का कुआं कहे थे। और पटना में आज भी है। उस कुआं का नाम पता है क्या है, बोलिए, अगम कुआं कहा जाता है, याद रखिए। तो उसी अगम कुआं में अशोक सम्राट ने अपने 99 भाई को सर काट करके और डाल दिए थे। कंप्लीट है। तो पूछे जाएंगे ये सब बता दीजिएगा। चलिए यहां देखिए, अब कहे जा रहे हैं जिस पॉइंट पर हम लोग आते हैं, समझ में आ रहा है ना। देखिए, बहु कालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवर्ततम एते राजशेखर सुवा काव्य मीमांसा नामे कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सादर स्मरति। इसका अर्थ क्या हुआ, समझिए। इसका अर्थ है कि बहुकाल्य में, बहु माने बहुत सारे कालों में, उस समय जो के बाद कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र यानी पटना का प्राचीन बहुत काल से, माने बहुकाल माने बहुत पहले समय से ही पटना जो है सरस्वती की परंपरा चलते आ रहा है। इति यहाँ जो थे राजशेखर, इसी के बारे में, अर्थात पटना के बारे में जो थे, यहाँ के बारे में, इसी स्थान के बारे में, इति मतलब राजशेखर नाम का कवि थे। वह स्व काव्य मीमांसा यानी अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख उनका ग्रंथ है, और उस ग्रंथ में आदर पूर्वक लिखे थे। तो देखिए यहाँ 2 बातें आया, उस बात को आएंगे आप लोग ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या क्या आएंगे, यदि पूछते हैं कि कूटनिम्ताख्य के रचनाकार कौन है, तो याद रखिए कूटनिम्ताख्य के रचनाकार बोले दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त हम बोले हैं कि डालेंगे, लेकिन दूसरा यदि पूछे कि काव्य मीमांसा, एक काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है, तो यहां कहना ये जो है राजशेखर है। कौन है, राजशेखर। कंप्लीट है। देखिए ये 2 में से एक बिहार बोर्ड में आएगा तो आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। या तो पूछेगा कूटनिम्ताख्य काव्य के कवि कौन है, तो दामोदर गुप्त। हम बोले अभी कि डालेंगे तो कुटाएंगे, यानी कुटा कुटी, डालेंगे तो कुटाएंगे, तो दामोदर गुप्त। एगो ऑटोमेटिक मान दीजिए काव्य मीमांसा, मीमांसा तो राजशेखर लिखे। ठीक है, इधर आइए। हाँ, ऐसे भी शेखर, शेखर माने बोल सकते हैं शेर है ना।
अमीमांसा कंप्लीट है, इसकी बात है। आइए तो बताइए, यहां तक आप लोग को कंप्लीट हो गया। इससे आगे देखते हैं अगले में क्या कहा जा रहा है। ये जो थे काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में राजशेखर क्या बोले थे, अत्रो वर्ष वर्षाभिः पाणिनि पिंगल लावे व्याधे बर रुचि पतंजलि एह परीक्षा परीक्षता ख्याति मुपंज्य। ये देखिए क्या बोले थे, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं जी। ये कहा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि काव्य मीमांसा में जो थे राजशेखर नाम के कवि लिखे थे कि अत्रो माने यहाँ वर्ष उपवर्ष, पाणिनि पिंगल व्याधि बररुचि पतंजलि। पतंजलि जो योग दर्शन शास्त्र के रचनाकार है, रामदेव बाबा जो प्रचार उनको करते हैं, रामदेव बाबा नहीं है, वो योग दर्शन के रचनाकार पतंजलि थे, बड़ा आदमी, उनको कह सकते हैं एक महान नहीं महामहान भगवान नहीं बोल सकते हैं, जो योग दर्शन के रचनाकार हैं वही पतंजलि, जिनको रामदेव बाबा प्रचार करते हैं, गजबे रामदेव बाबा करते हैं। चलिए नहीं आइए तो देखिए, तो कह रहा है क्या, ये राजशेखर नाम के कवि काव्य मीमांसा में लिखे थे कि यहाँ माने यहाँ वर्ष उपवर्ष, पाणिनि पिंगल व्याधि बररुचि पतंजलि इत्यादि जो थे, यह माने इसी स्थान से परीक्षा में ख्याति मुपंजया यानी परीक्षा में सफल हुए थे और अपने संसार में नाम को विख्यात को बढ़ाए हैं। तो बोलिए पटना को क्यों नहीं विद्वान को केंद्र कहा जा सकता है। पाणिनि कौन है, तो व्याकरण के रचनाकार है, बताइए। अब यही कह रहा है योग दर्शनकार पतंजलि हैं। अब यहां से बताइए ऐसे ऐसे विद्वान जो थे पटना में ही पढ़े, तो क्यों नहीं पटना को जो है हम लोग विद्वानों का केंद्र कहेंगे। तो आएगा प्रश्न कि पटना को विद्वान का केंद्र कहा जाता है क्यों, तो कहना है पटना का विद्वान का केंद्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि पटना में ही वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगल व्याधि बररुचि इत्यादि लोग पढ़ाई किए थे और यहाँ से ही सफल बने थे। कंप्लीट है, कोई डाउट है नहीं है सर। तो चलिए इसके आगे देखिए क्या कहला रहा है। यह प्रश्न पूछेगा कि राजशेखर ने काव्य मीमांसा में क्या लिखे थे, तो कहना है कि राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में लिखे थे कि पटना में ही वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगल व्याधि बररुचि पतंजलि इत्यादि यहीं से पढ़ करके अपने नाम को बढ़ाए थे। आइए, कतेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणेषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम कुसुमपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। इसका अर्थ क्या हुआ, समझिएगा। कतेषु माने कहलाते हैं, प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु माने प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में क्या कहलाते हैं, संस्कृत ग्रंथों में पुराणों में पाटलिपुत्र से पाटलिपुत्र का नामांतरण नाम में अंतर आते हैं, कोई में कुसुमपुर प्राप्त होते हैं तो कोई में कुसुमपुर प्राप्त होते हैं, ठीक है, ऐसा प्राप्त होता है। तो बताइए प्राचीन ग्रंथ या पुराणों में जो है पटना का नाम क्या प्राप्त होता है, तो कहना है कि पटना का नाम जो है पुष्पपुरम, पुष्पपुरम या कुसुमपुर प्राप्त होता है, कुसुमपुर प्राप्त होता है। तो बताइए पटना का नाम प्राचीन ग्रंथों में क्या प्राप्त होता है, तो कुसुमपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। अनेन ज्ञाते यत् नगरस्य समीपे पुष्पानां बहुलमुत्पादनं भवति सम। इसे करा अनेन मन इससे, ज्ञाते ज्ञाते माने ज्ञात होता है कि यत माने यहाँ, नगरस्य माने इस नगर के, समीपे माने आसपास में, पुष्पानां पुष्प का यानी पुष्प माने फूलों का, बहुल उत्पादन माने बहुत सारे, भवती सम माने होता था, यानी इससे यह ज्ञात होता है कि पटना के आसपास में फूलों का उत्पादन बहुत अधिक हुआ करता था। बताइए प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त होता है कि पटना का नाम कुसुमपुर या कुसुमपुर प्राप्त है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पटना के आसपास में फूलों का उत्पादन अधिक हुआ करता था, ठीक है। तो आइए यदि और क्या कह रहा है,
पाटलिपुत्र में ते शब्दों पाटल पुष्पानाम पुतलिका रचना आश्रित प्रचलित। इसका अर्थ समझिए क्या कह रहा है कि और पाटलिपुत्र में थी, पाटलिपुत्र जो शब्द आया है ना वो वह पाटल पुष्प के, देखिए देखिए जो पाटलिपुत्र शब्द आया है, ये जो पाटलिपुत्र जो शब्द आए हैं यह शब्द यह पाटल पुष्प के, पाटल पुष्प के जो है पुतलिका रचना से बना है, पुतलिका रचना से बना है, याद रखिएगा। ये पाटल पुष्प किसे कहा जाता है, तो गुलाब के फूल को पाटल पुष्प कहा जाता है। तो पाटलिपुत्र शब्द भी जो है वही पाटल पुष्प अर्थात गुलाब के फूल के पुतलिका रचना को लेकर के प्रचलित हुआ है। कंप्लीट है। तो आइए यहां से अब 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। सबसे पहला तो प्रश्न आएंगे कि प्राचीन ग्रंथों में पटना का नाम क्या प्राप्त होता है, तो कुसुमपुर या कुसुमपुर। और 2 नंबर के प्रश्न आते हैं कि पटना का नाम प्राचीन ग्रंथों में पुराणों में कुसुमपुर या कुसुमपुर प्राप्त होते हैं, क्यों? तो कहना है कि पटना का नाम प्राचीन ग्रंथों में कुसुमपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है क्योंकि इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि पटना के आसपास में फूलों का उत्पादन अधिक हुआ करता था, क्योंकि पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्प की पुतलिका रचना से बना है, अर्थात पाटल पुष्प यानी गुलाब के पुष्प। इसी तरह से पटना का आकृति है मेरे दोस्तों, पटना भी गुलाब के पुष्प की तरह ही धंसा हुआ है। तो इस तरह से उठा और बीच में धंसा हुआ है। जब गंगा मैया आते हैं ना पटना में तो घर घर में नाव चला देते हैं, पानी बीच में रुक जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। कंप्लीट है। तो इसलिए इसी से दिया गया है। करा शरत काले नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सव एते समारोह महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। इसका अर्थ हुआ कि शरत काल में, कौन काल में, तो आइए शरत काल में, कौन काल में मेरे प्यारे साथियों, तो जो शरत काल था ना, ये शरत काल में यानी सर्दी के काल में, जिसको ठंडा काल में कहा जाता है, गुप्त वंश के शासन काल में, गुप्त वंश के जो था शासन काल में कौन सा महोत्सव होता था, तो जो महोत्सव होता था उसका नाम है कौमुदी महोत्सव। कौन महोत्सव होते थे, कौमुदी महोत्सव होता था, महोत्सव होता था। तो देखिए प्रश्न आएंगे कि कौमुदी महोत्सव किस काल में मनाए जाते थे, शरत काल में। कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था, तो गुप्त वंश के शासन काल में। कौमुदी के अर्थ क्या होता है, कौमुदी मतलब भी फूल ही होते हैं। इसमें क्या होते थे जो समझिए, इसमें होते थे कि जो वहां के किसान होते थे फूलों को लेकर के आते थे, बहुत बड़का मेला लगता था और रात में चंद्रमा को भी देखा जाता था। इस मेला में वहां का जो राजा होते थे वह आते थे और जिनको फूल सबसे सुंदर रहता था, सबसे ज्यादा अच्छा रहता था, उन्हें इनाम दिया जाता था। कंप्लीट है। वही मेला लगता था, इसमें लोग जो थे बहुत खुश रहते थे। यही कह रहा है जो देखिए कि शरत काल यानी ठंडा काल ने नगरे अस्मिन माने इस नगर में कौमुदी महोत्सव इति महान, ये जो पर्व था ये महान था, समारोह होता था यानी मेला लगता था गुप्त वंश के शासन काल में, अति प्रचलित जो बहुत प्रचलित था। तत्र सर्वे जना आनंद अभुवन संप्रति दुर्गा पूजा तादृश्य एव समारोह दृश्यते। इसका अर्थ हुआ कि तत्र मने उसी तरह से सर्वे जना उस अवसर पर जितने लोग वहां के रहते थे आनंदमय रहते थे। आनंदमय मने खुशी पूर्वक रहते थे। कैसे रहते थे, एकदम प्रहलादित रहते थे। जैसे कि कहा जा रहा है संप्रति, संप्रति मने आज, जिस तरह से आज हम लोग दुर्गा पूजा के अवसर पर, जिसको दशहरा कहते हैं, दशहरा के अवसर पर खुश रहते थे, उसी तरह से गुप्त वंश के शासन काल में लोग कौमुदी महोत्सव पर खुश रहते थे। कंप्लीट है। तो बोलिए, तो पूछे जाएंगे कि दुर्गा पूजा के समान कौन सा पूजा होता था, तो वहां कौमुदी महोत्सव होता था। कौमुदी महोत्सव किस काल में, शरत काल में मनाए जाते थे। तो कंप्लीट है। यदि 2 नंबर के प्रश्न आते हैं कि गुप्त वंश के शासन काल में लोग प्रसन्न होते थे, खुश क्यों रहते थे, तो कहना है गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव होता था। उस समय लोगों में उमंग और खुशी की जोश रहते थे। आगे आइए, अब जो है हम लोग का थोड़ा सा है, इस बात को देखते हैं। आइए
कह रहा है क्या, बोला जा रहा है, ते समझिए। देखिए मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है काल चक्र बसादे यद्यपि मध्य काले पाटले पुत्रम वर्ष सहस्त्र परमिति जीर्णता मन्य बभू जीता मन्य बभूत। इसका अर्थ क्या हुआ कि काल चक्र की बस में, देखिए काल किसी को नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो कह रहा है कि काल चक्र की बस में जब पटना आया था, मध्यकाल जब था, तो पाटलिपुत्र यानी पटना वर्ष माने वर्ष, सहस्त्र माने 1000 वर्षों तक जीर्णता शीघ्र में जिया था। याद रखना है कि जीर्ण और शीघ्र में जो है पटना कितने वर्षों तक जिया था, तो 1000 वर्षों तक जो था पटना जीर्ण शीघ्र में जिया था, यानी 1000 वर्षों तक पटना का कोई विकास की कार्य नहीं हुए थे। कंप्लीट है, याद रखिएगा। ऐसा क्या करा, तस्य संकेत, इसका संकेत जो है अनेकेशु, अनेक साहित्य ग्रंथेशु, अनेक साहित्य ग्रंथो मुद्राक्षा सादिशु लभ्यते। इसका अर्थ हुआ कि पटना 1000 वर्षों तक जीर्णता शीघ्रता में जिया था, उसका विकास नहीं हुआ था। इसका जो संकेत है अनेक प्राचीन ग्रंथ में मिलते हैं, जिसका नाम मुद्राक्ष है। तो बताओ इसका संकेत किस में मिलता है, तो प्राचीन ग्रंथ मुद्राक्ष में मिलता है। याद रखिएगा, प्राचीन ग्रंथ मुद्राक्ष में मिलता था कि पटना का 1000 वर्षों तक कोई विकास नहीं हुआ था। इसकी बात कर रहा है, मुगल काले अस्य नगरस्य समृद्धो जाता। और मुगल वंश की काल पूछेगा कि किस वंश की काल में पटना का समृद्धि हुआ था, तो याद रखना है मुगल वंश की काल में पटना का समृद्धि हुआ था। अग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र सुतराम विकसितो जाता, यानी मुगल के काल में जो था विकास हुआ था, समृद्धि हुआ था, लेकिन अग्ल माने अंग्रेजी शासन काल, जब अंग्रेज का शासन काल आया था भारत में, जब अंग्रेज आया था, तो उस समय पटना का सुतराम विकसितो माने बहुत बड़ा, सुतराम माने बहुत, विकसितो माने विकास हुआ था। तो सबसे ज्यादा पटना का विकास किस काल में हुआ था, तो याद रखना है कि अंग्रेजी काल में हुआ था। ये जो अंग्रेजों आया था, जब फिरंगियों आया था मेरे देश में, तो पटना में, बिहार के पटना में ही अड्डा डाला था, तो वहां पटना का विकास हुआ था, बहुत सारे सामान को बनाया था, ऐसा बताया जा रहा है। करा नगर मिदम मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्ध मगात, यानी कह रहा है क्या कि नगर मिदम माने इस नगर का मध्यकाल ए मने में ही पटनेति नामना प्रसिद्ध, अर्थात बाबू पटना का जो नाम है, ध्यान दीजिएगा, इन्हें जो पटना का नाम पटना पड़ा है ना, पाटलिपुत्र, ये जो पाटलिपुत्र पहले इसका नाम था, और पाटलिपुत्र को अभी तक पटना नहीं लिखा था। ये जब मध्यकाल आया ना, तो मध्यकाल में जो है पटना का नाम पटना पड़ा है, याद रखना है पटना। देखिए तो प्रश्न आएंगे किस काल में पटना का नाम पटना पड़ा था, तो याद रखना है मध्यकाल में। कंप्लीट है, कह रहा है क्या, आयम च शब्द, और यह शब्द जो है, पटना शब्द जो है, पतन मिति शब्द निर्गत, करा ये जो पटना शब्द है ना, पटना शब्द, ये जो पटना शब्द है यह पतन शब्द से निकला है। मेरे प्यारे साथियों, ये प्रश्न आएंगे कि पटना किस शब्द से निकला है, तो याद रखिएगा पटना का उत्पत्ति पतन शब्द से हुआ है। कौन शब्द से हुए हैं, पतन शब्द से हुए हैं। कंप्लीट है, हाँ याद रखिएगा, पटना, आप सोच लो बुआ, तुम लोग भी सोच लीजिए, पटना और पटाना, समझ गए ना। अब पटना का अर्थ होता है पतन, पतन माने गिरना, समझ गए। तो इस मन के फेरा में मत रहिए, चुपचाप मेहनत करिए, है ना। तो क्लास में बैठ जाइए और उन्हें लड़की देने देखिए, लड़की है तो लड़का देने देख रहा, अरे भाई कुछ नहीं है, ये जिंदगी में पढ़ाई लिखाई करके सक्सेस बन जाओ ना, तो सब चीज आप तुम्हारे हैं।
वरना कुछ नहीं है। लड़की होती है आलू सब्जी की तरह, किसी के साथ सेट हो जाएगी। और लड़का नमक होता है, ये क्या होता है, नमक है, ना तो कोई इसको ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है और ना ही इसके बिना कोई रह सकता है, याद रखिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी यद्यपि पूज्यते, कह रहा है पटना को जो रक्षा करती है। आइए 5 मिनट और बचाए बस। ये जो पटना की रक्षा कर दिया है, पटना की जो रक्षा करती है उसका नाम है पटन देवी। क्या नाम है बाबू? पटन देवी। पटना वाली पटन देवी की जय बोला जाता है। अब जाइए तो पटना जो है, यहाँ पे पटना में आइए तो पटना का जो रक्षा करती है उसका नाम है पटन देवी। क्या नाम है? पटन देवी। तो आइए सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि कितने वर्षों तक पटना का विकास नहीं हुआ? 1000 वर्षों तक। किस ग्रंथ ने ऐसा संकेत मिला? मुद्राक्ष में मिला। पूछेगा पाटलिपुत्र नाम किस काल में पड़ा? मध्यकाल में पड़ा। पूछेगा पटना जो है किस शब्द से निकला है? तो पतन शब्द से निकला है। पटना की रक्षा आज भी कौन करती है? तो पटन देवी करती है। यहाँ तक कंप्लीट है। तो अब आइए बस लास्ट स्टेंजा पर हम लोग आ गए। 2 4 5 मिनट और देख लीजिए, आपको काम खत्म हो जाएगा। करा संप्रति पाटलिपुत्रम, वही ब्रैकेट ने इसको बोला गया है पटना नाम नगर। संप्रति मने आज, पाटलिपुत्रम मने पटना, अति मने बहुत, विशालतम मने विशाल, वर्तते मने है। करा आज जो पटना है बहुत विशाल हो गया है। सच बात है, बहुत विशाल हो गया है। बिहार राज्य राजधानी चास्ती, चा मने और, अस्ति मने है। करा पटना जो है अभी बहुत विशाल रूप धारण कर लिया है और यह बिहार राज्य की क्या है? राजधानी है। कंप्लीट है। तो आइए आगे करा अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति, और करा आने वाले दिनों में, अनुदिनम माने आने वाले दिन में, नगरस्य माने इस नगर का, विस्तार माने गते गते बढ़ाव होते जा रहा है, भवस्य भक्ति माने होता है। अस्य उत्तर श्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती, और बोल रहा है अभी बोले थे कि पटना के उत्तर दिशा में, कौन दिशा में? उत्तर दिशा में जो नदी बहती है उसका नाम कौन नदी है? बोल दीजिए जी। तो गंगा नदी है सर। पटना के उत्तर दिशा में कौन नदी बहती है मेरे प्यारे साथियों? तो गंगा नदी बहती है। तस्य उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेल यान सेतुरपि निर्मया मानो वर्तते। कह रहा है क्या कि गंगा के ऊपर, याद रखिएगा ये गंगा देख रहा है ना, तो गंगा नदी के ऊपर जो है एशिया महादेश का, किस महादेश का? एशिया महादेश का, पूरा एशिया महादेश का सबसे बड़ा लंबा पुल है। सबसे बड़ा, दीर्घ माने बड़ा पुल है। देखिए कह रहा है दीर्घ सेतु, दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा। तो सबसे बड़ा पुल है। सबसे बड़ा क्या है? पुल है, जिसका नाम है महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु। बताइए गंगा नदी के ऊपर कौन सा पुल है? तो महात्मा गांधी सेतु पुल है, जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। कंप्लीट है। और बताया जा रहा है क्या कि इस पर रेल पुल का, और रेल पुल का जो है निर्माण हो रहा है, अभी बना नहीं है, बन रहे हैं। क्या करिएगा, बिहार है, रोज रोज एक पुल धंसता है, क्योंकि यहाँ का इंजीनियर जो है पैसा लेते हैं और अपना पॉकेट को टाइट करते हैं। जब फाइट हो तो क्या कहा जाए, छोड़िए हटाइए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। नगरे अस्मिन उत्कृष्ट, नगरे अस्मिन माने इस नगर में, उत्कृष्ट माने देखने लायक है। संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडल, जैविक उद्यानम, मौर्य कालिका, अवशेष महावीर मंदिरम इत्येति दर्शनानि संति। यानी कह रहा है पटना में जो है घूमने लायक, यानी पटना में देखने लायक क्या है? तो पटना में जो है प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल कौन कौन है? 2 नंबर के प्रश्न आते हैं कि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का नाम लिखे। तो कहना है पटना का प्रमुख दर्शनीय स्थल सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्य कालिका, अवशेष महावीर मंदिर इत्यादि है। गुरुद्वारा है, धार्मिक स्थल है। तो आइए, तो यही कह रहा है कि इस नगर में जो देखने लायक है, संग्रहालय है,
सुंदर संग्रहालय है जिसे म्यूजियम कहा जाता है। उच्च न्यायालय जिसको हाई कोर्ट कहते हैं। सचिवालय जहां वही नेता लोग रहते हैं, समझ गए ना, उसी को कहा जाता है, तो इसको सचिवालय कहते हैं, जहां वो मंत्री लोग रहते हैं। गोल गृह माने गोल घर है, इस गोल घर है। तारामंडल है। जैविक उद्यान जिसको चिड़ियाघर कहते हैं। लेकिन क्या कहिएगा, और कह रहा है कि मौर्य काल का जो मौर्य वंश का कुछ अवशेष रखा हुआ था वो है महावीर मंदिरम और महावीर मंदिर है। ये सब दर्शनीय स्थल है। तो पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल का नाम लिखे तो कहना है पटना में संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान इत्यादि प्रमुख दर्शनीय स्थल। कंप्लीट हो गए। देखिए ये समन दर्शनीय स्थल है वो तो सही बात है, लेकिन आज का युवा जो है इसे बर्बाद कर रहा है। यहाँ से लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, पिताजी का हाथ से सामान नहीं उठता है, फिर भी बेचारे मेहनत करते हैं और तुम लोगों के लिए करके पैसा देते हैं। और तुम लोग क्या करते हो, यहाँ में पढ़ने आते हो और पढ़ने के नाम पे एक बउआ एक मैया उन्हें जाकर के चिड़ियाघर ने या जैविक उद्यान में बैठ करके जो है आइसक्रीम खाते हैं। आप कभी सोचते हो अपने पिता को दर्द के बारे में जो तुमको इतना मेहनत करके पढ़ाना चाह रहे हैं? भाई लज्जा आना चाहिए और तुम लोग का मेहनत करना चाहिए, जोश से और जुनून से मेहनत करना चाहिए। आगे आइए क्या कह रहा है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीय स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थानम गुरुद्वार रेति नामना प्रसिद्ध वर्तते। तत्र देशस्यान् तीर्थयात्रित्र दर्शनार्थनम मायन्ते। इसका अर्थ क्या हुआ देखिए, कह रहा है प्राचीन पटना में, याद रखिए, हाँ ध्यान दीजिए, प्राचीन पटना में जो है बोला जा रहा है कि प्राचीन पटना में सिख धर्म के, कौन धर्म के? सिख धर्म के जो थे, सिख धर्म के 10वां गुरु जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना सिटी में हुआ है, जिनका जन्म स्थल जो है आज गुरुद्वारा नाम से जाना जाता है। किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। कंप्लीट है। तो आइए ध्यान दीजिए एक बार पुनः, कह रहा है क्या कि प्राचीन नगरे माने प्राचीन पटना जो है सिख संप्रदाय के, सिख धर्म के पूजनीय स्थल है। क्यों पूजनीय स्थल है? क्योंकि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना सिटी में हुआ था, जो गुरुद्वारा नाम से जाना जाता है। यह प्रसिद्ध स्थल है, पवित्र स्थल है। तत्र माने यहाँ, देशासन माने देशों के लोग जो होते हैं, देश सयास माने देशों भर का लोग जो होते हैं, तीर्थ यात्री न तीर्थ करने के लिए, दर्शनार्थ मायंती यानी दर्शन करने के लिए आते हैं। यानी पटना सिटी में गुरुद्वारा है जहां सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। वहां पर ही देश भर के लोग आते हैं। और गुरुद्वारा एक मत कहिए बहुत अच्छे स्थान है, क्योंकि हम लोग गुरुद्वारा में बहुत दिन खाना खाए हैं और गुरुद्वारा में आज भी कभी कभी खाते हैं। गुरुद्वारा ऐसा धर्म स्थल है जहां पर डे अनगिनत लोग खाना खाते हैं, और वो भी वो खाना मिलता है जो तुम घरे खा नहीं सकते हो, उतना मस्त खाना नहीं मिलता है। ऐसा स्थान है, ये बहुत ही मस्त स्थान है। तो सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कौन नाम से जाना जाता है? गुरुद्वारा नाम से। तो देखिए यहाँ भी 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। क्या आएंगे कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना महत्वपूर्ण क्यों है? तो कहना सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना सिटी में हुआ था, जो इस समय गुरुद्वारा नाम से जाना जाता है। यह सिखों के लिए पवित्र धर्म स्थल है। तो ये देखिए पूरा स्टेंजा आपका फिनिश हुआ। अब जो है हम लोग के पास एक लास्ट और बचा हुआ है, उसको भी स्टडी कर ले रहे हैं। देखिए आइए, बस थोड़ा सा पॉइंट बचा है बाबू, खत्म हो गया। 1 सेकेंड, यहाँ देखिए खत्म हो गए, बस थोड़ा सा आ जाइए। ये देखिए छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है, ज्यादा नहीं है। हाँ तो देखिएगा हम लोग क्या कह रहा है, एब
एव पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीमिति पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। कह रहा है क्या कि और ये जो पटना है ना, प्राचीन काल से विभिन्न क्षेत्रों में वैभव रूप धारण किया हुआ रहा है सर्व, और सभी जो है संकल्प रूप में बढ़ रहा है। यहाँ जो सुंदर संग्रहालय है, यहाँ देखने लायक क्या है तो सुंदर संग्रहालय है जो दर्शनीय स्थान है। और पटना मानचित्रे नगरम महत्वपूर्ण, अब जो है पटना को भारत के मानचित्र पर भी जगह मिल गया है। तो ये रहा है आपका पाटलिपुत्र वैभवम। आइए बिना कॉपी के हम लोग 2-4 बात सुन लेते हैं, तो क्या बोलिएगा। आइए, यदि आपसे प्रश्न आएंगे कि पटना का बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है तो पटना की रक्षा कौन करती है, पटन देवी। पटना का इतिहास कितना वर्षों का है, 2500 वर्षों का। पृथ्वी का तिलक किसे कहा गया है तो पटना नगर को कहा गया है। सरस्वती का आंगन किसे कहा गया, पटना को कहा गया है। पटना किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है तो उत्तर दिशा में बहती है। कंप्लीट है। अगला प्रश्न आपसे आएंगे कि भगवान ने बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था तो पाटलीग्राम था। भगवान ने बुद्ध पटना में अनेकों बार आए थे। पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना का रक्षा व्यवस्था कैसा था तो सुतराम समृद्धि था। राजा अशोक के समय कैसा था तो ये जो था चंद्रगुप्त मौर्य के समय अति उत्कृष्ट था और राजा अशोक के समय सुतराम समृद्धम था। यूनानी राजदूत कौन था तो मेगास्थनीज थे। कंप्लीट। पूछेंगे प्राचीन ग्रंथों में पटना का नाम क्या प्राप्त होता है तो कुसुमपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। पटना का नाम कब पड़ा, पटना तो मध्यकाल में पड़ा। पटना का बारे में जो है काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है, काव्य मीमांसा तो राजशेखर, और कूटनिम्ताक तो दामोदर गुप्त। कंप्लीट है। इसकी बात पूछेगा कि किस काल में कौमुदी महोत्सव होते थे, शरद काल में। किस वंश में तो गुप्त वंश के शासन काल में होते थे। पटना की रक्षा कौन करती है, पटन देवी करती है। और इससे 2 नंबर के प्रश्न यदि आए कि पटना के सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है, भगवान ने बुद्ध ने पटना के विषय में क्या कहे थे तो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना सिटी में हुआ था, जो इस समय गुरुद्वारा नाम से जाना जाता है। भगवान ने बुद्ध ने पटना के विषय में यह भविष्यवाणी किए थे कि यह नगर आने वाला समय में महानगर ने विकसित होगा, किंतु आग, कलह और पानी से हमेशा तबाह रहेगा। अगले प्रश्न आएंगे कि पटना को विद्वानों का केंद्र क्यों कहा जाता। पटना का परिचय 5 वाक्यों में दे। पटना का नाम प्राचीन ग्रंथों में क्या प्राप्त होते हैं। आइए, तो इसका जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है, कल हम आप लोग का डिप के साथ इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पाटलिपुत्र का दूसरा लेक्चर में डालेंगे। याद रखिए यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न जो है कम से कम 8 अंक के आते हैं, इसलिए इस चैप्टर को जरा मन से अर्थ आगे समझ लीजिए और कल क्वेश्चन आंसर देंगे उसको समझ लीजिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कल है आप लोग का हिंदी का लेक्चर गया था, उसे कंप्लीट करिए। आज संस्कृत का गया, कल इसका जो है क्वेश्चन आंसर चले जाएंगे। और 12th वालों के लिए कल का शाम फिजिक्स का नाम, फिजिक्स की धारा लक्ष्मण सर के द्वारा या लक्ष्मण गुरु के द्वारा। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं कल शाम। आप लोग मेहनत करते रहिए, मेहनत को हमेशा बरकरार रखिए।